Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is anatomy of esophagus, gross anatomy specifically. तो esophagus एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका मेन फंक्शन है फेरिंग से फूड को लेकर स्टोमक को दे देना। तो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका एवरेज डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से esophagus एवरेज डायमीटर 2 सेंटीमीटर और इसकी टोटल लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ यूरेटर के तकरीबन बराबर ही होती है। उसकी लेंथ भी 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस होती है। अब इसोफेगस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है इसोफेगस की कॉन्स्ट्रक्शंस। तो इसोफेगस की कह सकते हैं 3 कॉन्स्ट्रक्शंस होती है। एक होती है सर्वाइकल कॉन्स्ट्रक्शन जो नेक के अंदर होती है, एक होती है थोरैसिक कॉन्स्ट्रक्शन जो 2 होती है जो किसके अंदर होती है, थोरैक्स के अंदर, और तीसरी होती है एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रक्शन जब वो डायफ्राम से पास करता होता है। तो आप यहाँ से देखिएगा ये तो पहली कॉन्स्ट्रक्शन जिसको सर्वाइकल कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ये कॉन्स्ट्रक्शन इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि एक इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल, फेरिंग्स का इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल होता है, वो उसको कंप्रेस करता है। जहाँ पे फेरिंग्स ने खत्म होना होता है, इसोफेगस ने स्टार्ट होना होता है, तो वहाँ पर एक स्फिंक्टर बनता है जिसको बोलते हैं अपर इसोफेगस स्फिंक्टर। वहाँ से एक मसल क्रॉस करता है, इसको क्रॉस बोलते हैं इंफीरियर फेरेंजियल इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स, स्पेसिफिकली इसका क्रिकोफेरेंजियस पार्ट। इसके बाद दूसरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको थोरैक्स में देखने को मिलती है। थोरैक्स में 2 स्ट्रक्चर होती है, ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा। तो इनकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। सॉरी, कॉन्स्ट्रक्शन अयोटा की वजह से नहीं, आर्च ऑफ अयोटा की वजह से, डिसेंडिंग अयोटा की वजह से नहीं। तो जो एक कॉन्स्ट्रक्शन जो आर्च ऑफ अयोटा पे हमें देखने को मिलती है ये आपको नजर आ रहा होगा, और दूसरा लेफ्ट मेन ब्रोंकस इसको क्रॉस करता है। तीसरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको डायफ्राम के लेवल पे देखने को मिलती है। इनकी एनाटॉमी का लोकेशन आपने याद रखनी है। ये 15 सेंटीमीटर है, जबकि आर्च ऑफ अयोटा वाली होती है तकरीबन हम कह सकते हैं 22.5। यहाँ से देखना कि जो सर्वाइकल कॉन्स्ट्रक्शन जो इंफीरियर क्रिकोफेरेंजियस ने क्रॉस किया तो मोर और लेस 15 सेंटीमीटर पे पड़ी हुई है, जबकि आर्च ऑफ अयोटा वाली 22 पर पड़ी हुई है, जबकि लेफ्ट मेन ब्रोंकस वाली ये पड़ी हुई है 27.5 पर, जबकि डायफ्राम वाली पड़ी हुई है 41 पर या 40 के ऑलमोस्ट। अब इसके बाद अगर इसोफेगस के कर्व्स को देखें तो इसोफेगस चूंकि वर्टिब्रल कॉलम से आगे बढ़ी हुई है तो उसके वही कर्व्स होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम की होती है। तो उसकी कर्वेचर हमें वर्टिब्रल कॉलम से पैरेलल देखने को मिलती है। इसके मस्कुलर कोट इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और इसके सुपीरियर वन थर्ड की बात करें तो वहाँ पे स्केलेटल मसल, मिडल वन थर्ड में स्केलेटल और स्मूथ, और इंफीरियर वन थर्ड में सिर्फ स्मूथ मसल देखने को मिलते हैं। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में आती है वो है इसकी आर्टिकल सप्लाई। अच्छा, पहले यहाँ पे एक जंक्शन को देख लेते हैं। स्टोमक का और इसोफेगस का जंक्शन होता है, तो फिर यहाँ पे एक म्यूकोजा में चेंजेस देखने को मिलती है। म्यूकोजा में चेंजेस कैसे कि जो इसोफेगस के एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड, जबकि स्टोमक के एपिथेलियम है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो दोनों के दरमियान एक जंक्शन बनता है जिसको बोलते हैं जिगजैग लाइन या जैग लाइन। तो जैग लाइन शो कर रही है कि इसोफेगस का म्यूकोजा खत्म हो गया है और जो स्टोमक का म्यूकोजा वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक डायफ्राम में से जब पास करता है तो फिर डायफ्राम का कुछ पार्ट इसको सराउंड करता है और एक स्फिंक्टर बना लेता है। इसको बोलते हैं फ्रेनिको इसोफेगियल स्फिंक्टर या फ्रेनिको इसोफेगियल लिगामेंट। ये इसको कंप्रेस करके रखता होता है और इसकी वजह से स्टोमक के कंटेंट इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स नहीं कर पाते। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो इसकी आर्टिकल सप्लाई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्टिकल सप्लाई, आर्टरी ऑफ इसोफेगस। स्पेसिफिकली इसोफेगस के 3 पार्ट थे, सर्वाइकल पार्ट, थोरैसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। तो जो पार्ट हमने पढ़ना है वो एब्डोमिनल पार्ट, जो कहाँ से, जो डायफ्रामेटिक ओपनिंग से पास कर लेगा। अब यहाँ पे इसकी जो आर्टिकल सप्लाई है बिल्कुल वैसी है जैसे स्टोमक की होती है। तो स्टोमक की चूंकि इसोफेगस लेफ्ट साइड पे है तो फिर जो आर्टरी इसको सप्लाई करेगी वो होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये आपको आर्टरी नजर आ रही होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो असल में ये सिलिक ट्रंक की ब्रांच होती है। इसके बाद जो इसकी वेनस ड्रेनेज को देखें तो इसोफेगस के लोअर एंड के ऊपर हमें पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। इसका मतलब इसोफेगस के लोअर एंड पर सब म्यूकोजल वेन होती है, वो पोर्टल सिस्टम में भी ड्रेन करती है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी ड्रेन करती है। इसकी एक इसोफेगियल वेन्स होती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो लोअर वन थर्ड पे आपको एनास्टोमोसिस देखने को मिल रहा है, पोर्टल वेन में और सिस्टमिक वेन में। अब यहाँ पे देखना कि जो एक लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक है, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक, ये जा रही है इंफीरियर वेना कैवा में जो, और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला, और इसके साथ साथ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जा रही है किसमें, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन पोर्टल सर्कुलेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब पोर्टल सिस्टम में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर वो बैक फ्लो होगा वेन्स। तो ये आपको यहाँ आप देखना, तो ये कौन सी वेन है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये
हेपेटिक पोर्टल वेन, तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, मिसाल के तौर पर इस जगह पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो ब्लड यहाँ पे पास नहीं कर पा रहा, तो ब्लड वापस बैक फ्लो होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसोफेगस के लोअर 1/3 में पहुंच जाएगा, तो ब्लड यहाँ से होता हुआ इसोफेगस के लोअर एंड पर, तो वहाँ पे इसोफेगल वेन्स की स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बोलते हैं इसोफेगल वेरिसेस, और अगर ज़्यादा प्रेशर लग गया तो फिर ये वेरिसेस फट जाती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसोफेगस को सप्लाई करने वाला जो प्लेक्सस होता है उसको बोलते हैं इसोफेगल प्लेक्सस। तो यहाँ पे देखना जो इसोफेगस को सप्लाई करेगा, ये असल में दो वेगल ट्रंक होते हैं, एंटीरियर वेगल ट्रंक या एंटीरियर इसोफेगल प्लेक्सस, सॉरी प्लेक्सस होता है, एंटीरियर इसोफेगल प्लेक्सस और पोस्टीरियर इसोफेगल प्लेक्सस, ये आपस में कम्युनिकेट करके बनाते हैं इसोफेगल प्लेक्सस। और इसोफेगल प्लेक्सस में पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक तो मेजर ही वेगस ही होगा, और इसके साथ साथ सिम्पैथेटिक फाइबर वो आते हैं थोरैसिक सिम्पैथेटिक। तो आप यहाँ से दे सकते हो इसोफेगल प्लेक्सस का पोस्टीरियर पोर्शन पीछे से दिखाया हुआ है, और ये एंटीरियर पोर्शन इसोफेगल प्लेक्सस का। तो इसमें जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रांचेज आती है वो होती है ग्रेटर सब्क्लैविकुलर नर्व के जरिए, और ये जो ब्रांचेज पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस के थ्रू आती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक और इंफीरियर फ्लैनिक आर्टरी के जरिए। ठीक हो गया। तो ये था इसोफेगस का बेसिक ओवरव्यू। इसोफेगस के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को देख लेते हैं। पहला तो क्लिनिकल बता दिया इसोफेगल वेरिसेस। दूसरा क्लिनिकल आपको मैंने बताना है वो है पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब होता है कि जो एक स्फिंक्टर बनता है यहाँ पर, ठीक हो गया, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, जिसको बोलते हैं हम इसोफेगियो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। तो ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, इसका मेन फंक्शन, ये आपको स्फिंक्टर नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि स्टोमक के कंटेंट को इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स ना करने देना। तो अगर ये स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट होगा तो इसकी वजह से स्टोमक के कंटेंट इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स कर जाएगी और इसोफेगस की म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पायरोसिस, क्योंकि इसमें जो पेन होता है वो स्टर्नम के नीचे रेफर कर जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी एक वो सर्जरी है जिसका मेन फंक्शन है वेट लॉस को कम कर देना। ये ओबीस लोगों में की जाती है। इसमें ये होता है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक ये है कि स्टोमक के वॉल्यूम को ही कम कर दो ताकि फूड कम से कम आए और बंदा कम से कम खाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो स्टोमक का कनेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, हम उसको और दूर तक ले जाएं। मिसाल के तौर पर स्टोमक जुड़ा हुआ होता है डूडेनम के साथ, तो हम स्टोमक को आइलिम के साथ जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स की, स्पेसिफिकली फैट की एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बंदे का वेट बढ़ेगा नहीं। तीसरा ये हो सकता है मिक्स के दोनों प्रोसीजर आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहले टेक्निक स्टोमक के वॉल्यूम को कम कर देना, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। दूसरा है न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्टिव एरिया को कम कर देना, मैल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर। और तीसरा होता है मिक्स प्रोसीजर। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोमक, जो कि आपको मैंने बताया था कि स्टोमक के पीछे मेंटल बर्सा और मेंटल बर्सा के पीछे पेनक्रियाज। तो फिर अगर पेनक्रियाज से कोई इन्फ्लेमेशन होती है या कोई एब्सेस होती है तो वो स्टोमक को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर सकती है, या फिर स्टोमक के अगर कुछ हो तो वो पेनक्रियाज को पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर सकता है। इसके बाद है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया, अब इसमें होता क्या है, अब चूंकि इसोफेगस पास करती है इसोफेगल हाइटस में से, तो आप यहाँ से देखना इसोफेगल हाइटस में से, बल्कि आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये आपको इसोफेगल हाइटस नजर आ रहा होगा। तो इसोफेगल हाइटस से इसोफेगस गुजर के आती है, स्टोमक में आके खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभार स्टोमक का कुछ ना कुछ पार्ट हर्निएट कर जाता है, किसके अंदर, मीडियस्टाइनम के अंदर, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ है थोरैक्स और डायफ्राम के नीचे पड़ा हुआ है एब्डोमेन। जो थोरैक्स है वो मीडियस्टाइनम में डिवाइड होता है, तो फिर जो स्टोमक का कुछ पार्ट और इसोफेगस का पार्ट वो हर्निएट कर जाता है मीडियस्टाइनम में। किस ओपनिंग के जरिए, इसोफेगल हाइटस के जरिए। इसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। अभी दो टाइप का होता है, पैराइसोफेगल और स्लाइडिंग हर्निया। पैराइसोफेगल के अंदर जो कार्डिया होता है इसकी पोजीशन सेम रहती है, ये आपको कार्डिया नजर आ रहा होगा, तो सुपीरियर एक्सपांडेड एंड होता है। लेकिन कुछ पार्ट इसके जो होते हैं वो हर्निएट कर जाती है स्टोमक की, लेकिन कार्डिया अपनी पोजीशन पे रहता है। जब कार्डिया अपनी पोजीशन पे रहेगा तो फ्रेनिको इसोफेगल लिगामेंट, इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेनिको का मतलब फ्रेनिक, इसोफेगल का मतलब इसोफेगस, तो ये लिगामेंट अपनी जगह पे है। तो अगर डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो इसोफेगस को कंप्रेस करके रिगर्गिटेशन को या फिर रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन स्लाइडिंग हर्निया के अंदर डायफ्राम का जो फ्रेनिको-इसोफेगल लिगामेंट वो भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि कार्डिया भी ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया, और ये मोर कॉमन होता है। इसके बाद है पाइलोरस स्पाज्म कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये दोनों क्लिनिकल आपने एमपीयू में भी करने हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, तो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि अगर स्टोमक का कैंसर हो तो उसके लिम्फ नोड को भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर लिम्फ नोड के जरिए फैल सकता है। तो जो लिम्फ नोड होती है स्प्लीनिक वेसल्स के अलोंग होती है, उनको कैसे रिमूव करते हैं, उनको एक्सरसाइज करने के लिए स्प्लीन को भी रिमूव करना होता है, क्योंकि ये स्प्लीन से भी ले रहे हैं। इसके साथ गैस्ट्रोस्प्लेनिक और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, इनको भी रिमूव करना पड़ता है, साथ साथ बॉडी होती है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर नोड्स होते हैं स्प्लीनिक वेसल्स के अलोंग, उनकी अगर एक्ससीजन करवानी है, उनको रिमूव कराना है, तो उनके साथ साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को भी रिमूव कराना पड़ेगा। इसके साथ अगर नोड्स गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स के साथ पड़े हुए हैं तो उनको अगर रिमूव करना है तो उनके साथ साथ ग्रेटोमेंटम को भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटोमेंटम की ड्रेनेज भी इसी के पास आ जाती है।
इसके बाद है गैस्ट्रेक्टमी और लिम्फ नोड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नहीं है। अब इसके बाद है गैस्ट्रिक अल्सर, स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डुodenum का अल्सर। और हमने कहा था कि जो अल्सर होता है, अल्सर के अंदर HCl की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जो म्यूकोजल बैरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव होता है। तो HCl की सिक्रेशन स्टोमक की म्यूकोजा को डैमेज करेगी, स्टोमक की म्यूकोजा डैमेज हो जाएगा तो फिर ये अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेमेटरी इरोजन होगी। अब इसके ट्रीट करना है तो फिर जो पुराने ज़माने में वेगोटॉमी करते थे, वेगोटॉमी का मतलब वेगस नर्व को काट देना, क्योंकि वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व का जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा देना होता है, इसकी सिक्रेशन को, इसकी मोटिलिटी को। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस को ही काट देते हैं तब अल्सर ठीक हो सकता है। तो फिर वेगस को काटने के लिए 3 प्रोसीजर की जाती है, ट्रंकल वेगोटॉमी, प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक और सिलेक्टिव प्रॉक्सिमल। ट्रंकल वेगोटॉमी में ये होता है कि हम वेगस के जो ट्रंक होती है, एंटीरियर वेगल ट्रंक, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, दोनों को उड़ा देते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ना सिर्फ स्टोमक की डिनर्वेशन होती है बल्कि तमाम एब्डोमिनल विसरा की, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, इनकी भी डिनर्वेशन हो जाती है। दूसरा है सिलेक्टिव गैस्ट्रिक। इसके अंदर सिर्फ यह होता है कि हम इसकी वो वाली ब्रांचेस वेगल ट्रंक की जो स्टोमक को सप्लाई कर रही है उसको काट देती है, लेकिन हेपेटिक और पाइलोरिक ब्रांचेस को परसिस्ट रहने देती है। तीसरा ये हो सकता है कि जो सिलेक्टिव प्रोक्सिमल का मतलब स्टोमक के प्रोक्सिमल या फिर सिलेक्टिव पार्ट की हम ब्रांचेस को कट कर देते हैं, बाकी पार्ट को वैसे के वैसे रहने देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डुodenal अल्सर। डुodenal अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रीजन होती है डुodenal म्यूकोसा की। तो नॉर्मली डुodenum के 4 पार्ट होते हैं, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड द असेंडिंग पार्ट। तो इसका सुपीरियर पार्ट का पोस्टीरियर वाल, वो वाला पार्ट जो पाइलोरस के अंदर गया हुआ होता है, उस पार्ट में अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी, तो अगर अल्सर इस आर्टरी को डैमेज करेगा तो फिर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद है पैराडुodenal हर्निया। तो पैराडुodenal हर्निया, डुodenum के सराउंडिंग कुछ इंपॉर्टेंट फोल्ड्स या फोस्से होते हैं, स्पेसिफिकली जो डुodenum के असेंडिंग पार्ट होती है, डुodenum का असेंडिंग पार्ट, इसका फोर्थ वाला पार्ट, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये देखना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जूजिनम और डुodenum का फोर्थ पार्ट। तो उसके लेफ्ट साइड पे जाओ तो लेफ्ट साइड पे आपको एक फोल्ड नज़र आता है और उस फोल्ड के और डुodenum के दरमियान में फोसा होता है, उसको बोलते हैं पैराडुodenal फोसा, क्योंकि इसने सराउंड किया हुआ है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होता है कि कभी कभार इसको फोसे को, इसमें आप हर्निया हो सकता है। अगर हर्निया को रिपेयर कर लिया तो फिर 2 वेसल्स यहाँ पे पड़ी हुई होती है, उनका खास ख्याल रखना पड़ता है। पहला इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होती है और दूसरा लेफ्ट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांचेस। तो आप इसको IMA और LCA से याद रखना है। तो यह था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।